नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 1.7। क्वेश्चन में कहा गया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन जो होती है वो कंटिन्यूअस क्यों होती है। क्या एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में सडन ब्रेक आ सकता है, क्या कोई सडन डिसकंटिन्यूटी उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में आ सकती है, और हमें उस बारे में रीजनिंग करनी है कि क्यों ऐसा नहीं होता है। तो मान लीजिए आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो रास्ते में टूट जाती है, यानी यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, और फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये चल रहा था वो कंटिन्यू रहता है। इस पॉइंट को मैंने मान लिया, इस पॉइंट को आप ए कह दीजिए, इस पॉइंट को आप कह दीजिए बी, और मान लीजिए इसको कोई प्रोड्यूस करने वाला कोई सोर्स यहां पर है, कोई सोर्स यहां पर है, जरूरी नहीं है स्फीयर नहीं है, कुछ अलग टाइप का भी सोर्स हो सकता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे क्रिएट हो रही है। तो यदि हमारा पार्टिकल हमारा इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर है, मान लीजिए ये यदि हमारा चार्ज पार्टिकल यहाँ है तो उसके ऊपर फोर्स लगने वाला है। यदि इस पूरी लाइन पर कहीं भी चार्ज पार्टिकल होगा, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में Q इंटू ई के बराबर, और मान लीजिए चार्ज पार्टिकल यहां पर है तो उसके ऊपर भी फोर्स लगेगा Q इंटू ई के बराबर। लेकिन यदि इस रीजन में जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, जहां पर डिसकंटिन्यूटी है, यदि वहां पर कोई चार्ज पार्टिकल रखा जाएगा इस हिसाब से, तो उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन कूलम्ब्स लॉ ये कहता है कि एक सोर्स चार्ज के विसिनिटी में, एक सोर्स चार्ज के पास r डिस्टेंस पर जो पार्टिकल रखा होता है, r डिस्टेंस पर जो पार्टिकल रखा होता है, उनके बीच में फोर्सेस होता है, उसके ऊपर फोर्स लगता है kq1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये कूलम्ब्स लॉ है जो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया गया था, और इन्होंने बताया था कि जो फोर्स है दो चार्जेस के बीच में kq1 q2 बाय r स्क्वायर के बराबर होता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द लोकेशन, कहीं पर भी हो डिस्टेंस r होना चाहिए तो फोर्स लगता है ये। यानी कि इस सोर्स की वजह से इस चार्ज पर कोई ना कोई फोर्स लगना चाहिए, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की नई थ्योरी जो है ये मना कर रही है कि ना, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे फोर्स जो है जीरो है, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो थ्योरी है, जो प्रपोज थ्योरी है क्वेश्चन में, दिस इज डायरेक्ट इन डायरेक्ट कॉन्ट्राडिक्शन विद द कूलम्ब्स लॉ, और कूलम्ब्स लॉ एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया गया है। इसका मतलब है कि ये जो थ्योरी है ये गलत है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कभी भी डिसकंटिन्यूटी नहीं आ सकती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हेलो बच्चों, जो 11th से 12th मूविंग स्टूडेंट्स हैं और जो इस साल IIT JEE एडवांस क्रैक करना चाहते हैं बच्चों, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन बैच स्टार्ट होने वाला है अनअकैडमी पे, इवॉल्व बैच, जो कि 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि JEE 2022 में जिनको अपना एग्ज़ाम देना है उनके लिए बैच है। ठीक है बच्चों, और इस बैच में पढ़ाने वाली जो टीम है वो कोटा की टॉप फैकल्टीज़ की टीम है। ठीक है ना, सभी टीचर्स कोटा की टॉप फैकल्टी हैं, और इस साल यानी कि इस करंट ईयर में इस टीम ने बेस्ट रिजल्ट दिए हैं, और ये अनअकैडमी की नंबर 1 टीम है बच्चों। तो मैं आपको यही कहूँगा कि ये बैच आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, और जब भी आप इसको सब्सक्राइब करोगे तो NKC सर लाइव करके कोड डालना मत भूलिएगा, उससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है बच्चों, जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि why two field lines never intersect at any point। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी आप याद रखेंगे। क्या प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर यदि आप कभी कोई टेंजेंट बनाएंगे, मान लीजिए इस पॉइंट पर आप एक टेंजेंट बनाते हैं, तो वो टेंजेंट आपको बताती है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको उस पॉइंट पर मिल जाएगी। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है सर? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज द समीशन ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, यानी जितने भी सोर्सेज इसकी सराउंडिंग में हैं उन सब की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सम है, वेक्टर सम, वो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्वेश्चन के मुताबिक है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यदि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो क्या होगा। तो देखिए, आप मान लीजिए कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, लाइक दिस। ये मैंने मान लिया कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? करने दो इनको इंटरसेक्ट। दिक्कत ये है कि अब मान लीजिए कि मैं उस इंटरसेक्शन पॉइंट पर
टेंजेंट बनाता हूं, इंटरसेक्शन पॉइंट पर टेंजेंट बनाता हूं तो क्या होगा। अब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है बेटा, ये इस कर्व पे भी लाई करता है और ये ही इंटरसेक्शन पॉइंट इस कर्व पे भी लाई करता है, और मैं इस पर एक टेंजेंट बनाऊंगा तो एक टेंजेंट तो इस तरीके से हो सकती है और एक टेंजेंट जो है वो इस तरीके से भी हो सकती है। तो अब हमारी जो थ्योरी है वो कंफ्यूज हो गई है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मैं इस टेंजेंट के हिसाब से बताऊं या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मैं इस टेंजेंट की डायरेक्शन से मैं बताऊं। तो एक पॉइंट पर हम जानते हैं कि दो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। देखिए कभी भी आप वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर्स, आप रियल वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं तो उनका जो समीशन है वो एक डेफिनिट वैल्यू आने वाली है, एक डेफिनिट वैल्यू आने वाली है। डेफिनिट वैल्यू आएगी, कोई डेफिनिट वेक्टर आपको मिलेगा और वो डेफिनिट वेक्टर की डायरेक्शन भी एक डेफिनिट होगी। कभी भी दो डायरेक्शन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की नहीं हो सकती हैं। इसका मतलब दो कर्व जो हैं, दो फील्ड लाइंस जो हैं वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। कैसे पता चला कि ये प्रॉपर्टी याद रखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर जो टेंजेंट बनाते हैं वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है। तो जब दो लाइंस आपस में कट करेंगे एक दूसरे को तो वो पॉसिबल नहीं हो सकता, बिकॉज एक पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकते, दो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकते। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1.8, इसमें कहा गया है कि दो पॉइंट चार्जेस हैं QA एंड QB और उनके बीच का सेपरेशन दिया है और वो वैक्यूम में है। आपसे कहा गया है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन AB जॉइनिंग द टू चार्जेस। तो दो चार्जेस हैं, एक का वैल्यू है 3 माइक्रोकूलम, ये एक चार्ज ले लीजिए जिसकी वैल्यू है +3 माइक्रोकूलम, और दूसरा चार्ज है -3 माइक्रोकूलम, -3 माइक्रोकूलम, और ये दोनों जो हैं आपस में कनेक्टेड है। इस लाइन को कह दिया है AB। इनके बीच का सेपरेशन है 20 सेंटीमीटर, ये सेपरेशन है 20 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा गया है कि इस लाइन का जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट, लेट्स नेम दिस M। मिड पॉइंट का मतलब है कि ये जो डिस्टेंस है ये 10 सेंटीमीटर हो गई और यहाँ से लेकर यहाँ का तो डिस्टेंस है दैट इज ऑल्सो 10 सेंटीमीटर। आपसे कहा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है इस पॉइंट पर कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें हम एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से, तो इस चार्ज की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, लेट्स कॉल दिस E1, और इस चार्ज की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट विल ऑल्सो बी टुवर्ड्स द चार्ज, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड नेगेटिव चार्ज की तरफ ही होता है। तो मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ इसको, दिस इज इक्वल टू E2, और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट M इज इक्वल टू E1 प्लस E2, दोनों वेक्टर्स 0 डिग्री पर अलाइंड है। तो जो मैग्नीट्यूड होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का दैट विल बी द समीशन ऑफ E1 एंड E2। तो E1 की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ KQ/R² प्लस E2 की वैल्यू भी लिख सकता हूँ KQ/R²। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो K है 9 × 10⁻⁹, चार्ज कितना है इसका 3 माइक्रोकूलम, 3 × 10⁻⁻�6 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है बेटा 10 सेंटीमीटर, सो दिस 10 सेंटीमीटर को मीटर में बनाइए, 10⁻⁻² मीटर का स्क्वायर, उसके बाद प्लस उतना ही ये है। तो आप चाहें तो इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ये और ये 2 बार जुड़ रही है, या 2 × दिस क्वांटिटी हम लिख सकते हैं दिस इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट M। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट M ये आपको मिल जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि एक नेगेटिव टेस्ट चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड है ये नेगेटिव है, उसको वहां पर प्लेस कर दिया जाता है मिड पॉइंट पर, तो आपको बताना है कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज कितना होगा। तो जो पॉइंट M था हमारे पास मिड पॉइंट, हमने वहां पर देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो टोटल वैल्यू थी दैट वाज इन दिस डायरेक्शन टुवर्ड्स द राइट, और इसकी वैल्यू आई थी, मैग्नीट्यूड आया था E1 प्लस E2 के बराबर। तो आपसे पूछा गया है कि यदि हम एक नेगेटिव चार्ज को यहाँ रखते हैं, मान लीजिए कि नेगेटिव चार्ज -Q0 को यहाँ पे रखा है,
तो फोर्स इसके ऊपर किस डायरेक्शन में और कितना लगेगा। तो हम जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो इसके ऊपर फोर्स लगने वाला है इस तरफ। तो ये नेट फोर्स लगेगा इस तरफ और उस नेट फोर्स की वैल्यू होने वाली है चार्ज Q नॉट इनटू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E नेट। तो Q नॉट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी है, दैट इज 1.5 इंटू 10⁻⁻9 और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप पिछले सवाल में निकाल चुके हैं। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, आपको आंसर जो है मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1.9, जिसमें एक चार्ज दिया है 2.5 इंटू 10⁻⁻7, ये पावर है, और चार्ज ऑन बी इज -2.5 इंटू 10⁻⁻7 और ये लोकेटेड हैं इस कोऑर्डिनेट और इस कोऑर्डिनेट पे। आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम एंड द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। तो पहले पार्ट की बात करूं, टोटल चार्ज की बात करें तो जितना चार्ज ये है बेटा पॉजिटिव में, उतना ही ये नेगेटिव चार्ज है। तो मैं टोटल चार्ज की बात यहां पे करूं तो टोटल चार्ज मिल जाएगा आपके पास। सो Q टोटल इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻⁻7 प्लस -2.5 इंटू 10⁻⁻7। इन दोनों चार्जेस को जोड़ देंगे तो आपको आंसर मिलेगा 0। अब बात करते हैं दूसरे पार्ट की, जिसमें कहा गया है कि इस इलेक्ट्रिक डायपोल कितना होगा इस पूरे सिस्टम का इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है आप जानते ही हैं। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P वेक्टर इज इक्वल टू चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन दोस चार्जेस, और उसकी डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। तो हमें दिया है बेटा, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस मैंने बना लिया y z माइनस z। आपको एक चार्ज पार्टिकल जो है वो 0 0 -15 पर है, यानी x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 और z की वैल्यू -15। तो यानी कि जो चार्ज है वो यहां रखा हुआ है, जिसकी वैल्यू है प्लस में QA, इसकी वैल्यू है 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। जो दूसरा चार्ज है QB जो चार्ज है दूसरा, उसकी वैल्यू है -2.5, वो रखा है 0, 0, +15 पर। तो वो है आपका z एक्सिस पर एक पॉइंट जहां की कोऑर्डिनेट है 0, 0, +15 और यहाँ के कोऑर्डिनेट्स है बेटा 0, 0, -15। तो यहाँ पे जो चार्ज है दैट इज -QB, इसकी वैल्यू -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। अब देखिए, हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज यदि स्मॉल सेपरेशन पर रखे होते हैं तो इसको स्मॉल डायपोल कहा जाता है। तो ये यहाँ से ये जो डिस्टेंस है बेटा 15 सेंटीमीटर है, यहाँ तक ऑरिजिन से यहाँ तक जो है डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है। तो मैं कह सकता हूँ कि इन दोनों चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है, 15 + 15 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर इज द सेपरेशन बिटवीन दिस चार्जेस। और हम बात करें कि नेगेटिव चार्ज यहाँ है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। तो जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन। ये होगा डायरेक्शन डायपोल मोमेंट का, और उसका मैग्नीट्यूड मैं लिख सकता हूँ इज इक्वल टू, किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लिख दीजिए 2.5 इंटू 10⁻⁻7 इंटू सेपरेशन बिटवीन दैम। सेपरेशन कितना है 30 सेंटीमीटर, 30 इंटू 10⁻⁻2। ये आपके पास डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड आ चुका है। कूलम मीटर इसका यूनिट हो जाएगा, कूलम मीटर। ओके, नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1.10। एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसका डायपोल मोमेंट है 4 इंटू 10⁻⁹ कूलम, और वो अलाइंड है 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है उस रीजन में, उससे 30 डिग्री एंगल बनाता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर। और आपसे कहा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है दैट इज 5 इंटू 10⁻⁴। ये है बेटा 5 इंटू 10⁻⁴ है, 5 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम है। थोड़ा सा टाइपो एरर हो गया है। तो आपको मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क निकालना है, कितना होगा टॉर्क का मैग्नीट्यूड। तो पहले देखें क्वेश्चन में दिया क्या है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा यूनिफॉर्म, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम दिखाते हैं पैरेलल लाइन से।
जो इक्वी डिस्टेंट हो एक दूसरे से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा। और डायपोल मोमेंट जो है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो डायपोल का जो एक्सिस है, ये डायपोल पी वेक्टर है, वो एंगल बना रहा है 30 डिग्री विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। और हम जानते हैं कि यदि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल मोमेंट रखा है तो उसके ऊपर जो लगने वाला टॉर्क होता है, उस टॉर्क का मैग्नीट्यूड होता है P टाउ इज इक्वल्स टू P E साइन थीटा। साइन थीटा टाउ क्या है बेटा? टॉर्क ऑन डायपोल मोमेंट ऑन डायपोल। P इज अपना डायपोल मोमेंट, P क्या है आपका? डायपोल मोमेंट। और E जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और साइन थीटा इज द एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड और P वेक्टर के बीच में एंगल है ये, तो निकाल दीजिए। P आपको दिया है 4 इंटू 10 टू द पावर -9 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आपको दिया है, दैट इज 5 इंटू 10 रेज टू द पावर 4, 5 इंटू 10 रेज टू द पावर 4 इंटू साइन थीटा, साइन ऑफ 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 आप जानते हैं कितना होता है? 1/2। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो मिल जाएगा आपके पास 4 इंटू 5 इंटू 10 रेज टू द पावर -9 इंटू 10 रेज टू द पावर 4 इंटू 1/2। 2 से गया 2 टाइम्स, तो ये बना 10 और 10 रेज टू द पावर -4 वुड बी द आंसर। तो ये बन जाएगा आपके पास न्यूटन मीटर। इतना टॉर्क इस डायपोल के ऊपर लगने वाला है। नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक पॉलीथीन पीस है जिसको रब किया जाता है वुलन से इसको रब किया और पाया गया कि इस पॉलीथीन के टुकड़े के ऊपर जो चार्ज है वो आ जाता है 3 इंटू 10 रेज टू दी पावर -7 कूलम। तो पहले तो आप ये ध्यान दीजिए कि जो चार्ज आया है पॉलीथीन पर, दैट इज 3 इंटू 10 रेज टू दी पावर -7। कोई पूछे कि ये चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो कह सकते हैं कि भाई ये पॉजिटिव चार्ज है। और पॉजिटिव चार्ज कब जाता है, कब आता है? कि जब इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है उस ऑब्जेक्ट में से, इलेक्ट्रॉन्स उसमें से निकल जाते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इसका मतलब हुआ क्या है कि एक पॉलीथीन का पीस है और एक हमारे पास वुल है, तो इलेक्ट्रॉन्स पॉलीथीन से निकलकर यहाँ चले गए हैं और इसके ऊपर फाइनली पॉजिटिव चार्ज आ चुका है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ चुका है। जितना पॉजिटिव चार्ज इस पर आएगा उतना ही नेगेटिव चार्ज इस वुलन पर हमें मिलने वाला है। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए होंगे? तो मैंने मान लिया कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां से ट्रांसफर हुए होंगे वुलन में। तो हम कह सकते हैं कि चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड है, चार्ज इज इक्वल टू n इंटू ई। तो चार्ज कितना आया बेटा? 3 इंटू 10 टू द पावर -7 इज इक्वल टू n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19। तो आप यहां से n की वैल्यू निकाल सकते हैं फटाफट। सो n विल बी इक्वल टू 3 इंटू 10 रेज टू द पावर -7 divided by 1.6 into 10 raised to the power -19. These are the number of electrons that got transferred from polythene to wool. Next, question number B. Is there a transfer of mass from wool to polythene? तो देखिए इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन्स का मास होता है बहुत ज़्यादा कम। इलेक्ट्रॉन का मास, एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 रेज टू द पावर -31। तो टोटल मास दैट गॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पॉलीथीन टू वूल, तो यदि हम टोटल मास की बात करें, टोटल मास ट्रांसफर, देखिए जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे, इलेक्ट्रॉन्स के पास मास है तो मास भी कुछ ट्रांसफर हुआ होगा। तो टोटल मास ट्रांसफर्ड आप बता देंगे कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट गॉट ट्रांसफर, जो लास्ट पार्ट में हमने निकाला है, इनटू मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो इतना मास ट्रांसफर हुआ है पॉलीथीन से वूल की तरफ। तो यस, देयर इज अ मास ट्रांसफर आल्सो इन्वॉल्व in this reaction.